हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पे। तो आज हम एक टॉपिक पे बारे में बात करेंगे, वो है कि इज एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट रिलेटेड टू आईबीपीएस क्लर्क प्री कट ऑफ। ठीक है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आपका जो एसबीआई क्लर्क मेंस जो आपका हुआ था 31 अक्टूबर को, ठीक है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलेंगे। रिज़ल्ट आया है, आज तो एक फेक पीडीएफ भी सर्कुलेट हुआ था टेलीग्राम वगैरह में, टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह में। ठीक है, तो उसका तो रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। बहुत चांसेस थे, मैंने भी बोला था कि नवंबर में आ जाएगा, लेकिन नवंबर में भी नहीं आया। और दिसंबर तो आज शुरू हो गया, दिसंबर का 3 तारीख है, आज भी नहीं आया रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट तो कब आएगा ये तो सिर्फ एसबीआई को ही पता है। ठीक है, तो क्या आईबी और आपका जो आईबीपीएस क्लर्क प्री जो आपका 5 और 12 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का 5 और 12 दिसंबर को है। ठीक है, अभी तक तो मुझे पता नहीं कि किसी का 13 दिसंबर को है या नहीं है। ठीक है, लेकिन 5 और 12 दिसंबर को बहुत लोगों का है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया। तो इसमें आप मानो कि 8000 के वैकेंसी ऑलरेडी थे। 8000 वैकेंसीज थे, बढ़ भी सकते हैं, घटेगा तो नहीं, बढ़ भी सकता है। ठीक है, हम 8000 ही मान के चलते हैं। ठीक है, 8000 वैकेंसीज ऑलरेडी थे। तो इसका कट ऑफ, इसका जो रिजल्ट नहीं आया, ये क्या आईबीपीएस क्लर्क प्री का कट ऑफ से रिलेट करेगा? ये क्या रिलेटेड है? तो अगर आप इसका आंसर जानना चाहो तो मैं आपको कहूँगा कि इसका आंसर है यस। इसका आंसर है यस, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों इसका कट ऑफ, इसका जो रिज़ल्ट नहीं आया एसबीआई क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट, वो आईबीपीएस क्लर्क के कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो आप देखो, जो आपका जो आईबीपीएस का एग्ज़ाम होता है, जो आईबीपीएस का आपका जो आरआरबी का जो एग्ज़ाम होता है, आईबीपीएस आरआरबी का जो पीओ होता है, क्लर्क होता है, और आपका जो आईबीपीएस पीओ होता है, ये दोनों जो एग्ज़ाम का, इसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपका आता है 1 जन को। ठीक है, 1 जनवरी को इसका रिज़ल्ट आता है, और इसका रिज़ल्ट आता है 1 अप्रैल को। ठीक है, ठीक है, और आपका आईबीपीएस की क्लर्क के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, इसलिए इसको ना लेते हैं। इसका भी रिज़ल्ट आपका 1 अप्रैल को आता है। ठीक है, इसका भी रिज़ल्ट 1 अप्रैल को आता है। लेकिन और आपका जो एसबीआई पीओ या क्लर्क होता है, एसबीआई पीओ या क्लर्क होता है, ठीक है, पहले तो आपका एसबीआई पीओ का रिज़ल्ट आ जाता है, पहले आ जाता है, और उसके बाद आपका क्लर्क का रिज़ल्ट आता है। ठीक है, ये अगस्त वगैरह में आ जाता है। ठीक है ना, ये अगस्त में आ जाता है, शायद अगस्त के आसपास आ जाता है, ये नवंबर में आ जाता है। ठीक है, तो आपका रिज़ल्ट ऐसे ही इसके आसपास ही रहता है। और इसका रिज़ल्ट जब आ जाता है, उसके बाद ही आपका हर बार जो आपका आईबीपीएस क्लर्क होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इसमें आप मान लो हर साल क्या 8000 के आसपास वैकेंसी रहता है। 8000, 10,000, 7,000 जितने भी वैकेंसी रहते हैं, उन लोगों को परमानेंट जॉब मिल जाता है आईबीपीएस क्लर्क के पहले ही, क्योंकि एसबीआई इज़ ग्रेटर देन आईबीपीएस। क्योंकि एसबीआई का अगर बैंक देखो, ये क्या कह सकते हो आप कि एसबीआई अच्छा फैसिलिटीज़ देता है बहुत। इनका 4 इंक्रीमेंट आपको ज़्यादा मिलता है अगर क्लर्क में ज्वाइन करते हो। ठीक है, इसलिए एसबीआई को सारे लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का एसबीआई में हो जाता है, वो क्या करता है, आईबीपीएस क्लर्क में क्यों अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, वो आईबीपीएस क्लर्क में अप्लाई नहीं करता। अगर अप्लाई भी किया, लेकिन वो एग्ज़ाम देने नहीं जाते। इसलिए आपका जो आईबीपीएस क्लर्क होता है, इसमें आपका बहुत कंपटीशन डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपका इसमें कंपटीशन डिक्रीज़ हो जाता है। कंपटीशन तो होगा ही, एग्ज़ाम तो हर कोई को तो जॉब नहीं मिलेगा ना, लेकिन आपका जो कंपटीशन होता है, क्योंकि ये 8000 आप मान के अगर चलो, तो इन 8000 का, ये 8000 अगर आईबीपीएस दे, तो आपका अगर रैंक, जो बच्चा अगर मान लो कि ये 8000 भी अगर एग्ज़ाम दे, तो मान लो अगर एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क का कट ऑफ 70 जाता है, तो आईबीपीएस का क्लर्क का कट ऑफ 80 तक चला जाएगा। ठीक है, अगर ये 8000 भी एग्ज़ाम दे, ठीक है, तो कट ऑफ तो बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होता है, ये 8000 तो इन लोगों का तो एसबीआई में जॉब पक्का हो जाता है। इसलिए ये क्या करता है, एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो कट ऑफ जो 80 आपका नहीं होता है, कट ऑफ 70 का आसपास ही रहता है। ठीक है, और इस बार तो देखो, इस बार तो पिछले साल का 70,000 के आसपास टोटल वैकेंसी थे, और इस बार तो अब देखो 5000 के आसपास शायद वैकेंसी है अभी तक। अगर बढ़ेगा भी, बाद में बढ़ेगा आपका क्लर्क का रिज़ल्ट, प्री का रिज़ल्ट आने के बाद, तो आपका उसके लिए आपका
कट ऑफ में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बाद में आपका वैकेंसी अगर इंक्रीज होता है तो उसका कट ऑफ के में कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आपका वैसे ही कट ऑफ एक बढ़ने का चांस है। और अगर एक और तरीका देखो आप, तो आपका जो होता है कि SBI में 8000 पीपल का, जो 8000 स्टूडेंट्स का है, उनका रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो क्या करेंगे, वो IBPS क्लर्क देंगे। और आप इनका मान के चलो तो ये तो SBI का कट ऑफ कितना गया था, इस बार देखो SBI का कट ऑफ कितना गया था, SBI क्लर्क प्री का कट ऑफ कितना गया था, SBI क्लर्क प्री का कट ऑफ ज़्यादातर स्टेट्स में क्या 70 के आसपास गया था, ठीक है 70 के आसपास गया था। तो हम मान के चलो ये साढ़े भी 8000 अगर एग्जाम देंगे तो ये तो साढ़े 70 प्लस अटेम्प्ट करेंगे ही ना। इन्होंने ये फरवरी में किया था, ठीक है फरवरी में किया था। ये जो फरवरी, ये जो 10 मंथ्स में इनका भी तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है ना, ये 10 मंथ्स में तो इनका भी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है, अब इनका भी परफॉर्मेंस अप हुआ है। तो कट ऑफ अगर ये अब एग्ज़ाम देते हैं तो आप मान लो कि ये तो 75 प्लस कर इनका स्कोर आएगा ही। तो क्या होगा आपका क्या होगा, क्योंकि ये भी क्लर्क का एग्ज़ाम है, ये भी क्लर्क का एग्ज़ाम है, और अब इन जो 8000 के इनके पास तो अभी कोई जॉब नहीं है, तो ये क्या करेंगे, IBPS क्लर्क भी देंगे। तो आपका क्या होगा, आपका IBPS क्लर्क का जो कट ऑफ है आपका बढ़ेगा और आपका कंपटीशन होगा। कट ऑफ तो होगा ही, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में सिलेक्शन है, इसका मतलब क्या है, कट ऑफ तो होगा ही, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर सिलेक्शन है तो कट ऑफ तो होगा ही, लेकिन आपका कट ऑफ इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, कट ऑफ इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि आपका कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, आपका कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन लेवल हाई होगा आपका, ठीक है। क्योंकि 8000 बच्चे, जो 8000 जो स्टूडेंट्स है वो एग्ज़ाम और दे रहे हैं। अगर मान लो X बच्चे IBPS क्लर्क हर बार देते हैं, 2019 में अगर X बच्चे देते थे, ठीक है, तो अब 2020 में क्या देगा, X बच्चे के आसपास ही देगा। लेकिन इसमें क्या होगा, 8000 वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये 8000 के पास तो जॉब ही नहीं है, ये तो क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं PO का है तो क्लर्क भी देंगे। लेकिन ये क्लर्क का एग्ज़ाम कौन देता है, ठीक है, जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है। क्लर्क का एग्ज़ाम कौन देता है, जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है, जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है वो क्लर्क का एग्ज़ाम देते हैं। तो क्या होता है, 8000 स्टूडेंट के पास कोई जॉब नहीं है, तो SBI का शायद उनको लोगों का तो सिलेक्शन होगा ना, 8000 को तो सिलेक्शन होगा, तो वो क्या करेंगे, वो भी जॉब देंगे IBPS में एग्ज़ाम देगा, IBPS क्लर्क भी देगा वो लोग भी, ठीक है, वो लोग भी क्या करेंगे, IBPS क्लर्क प्री 2020 देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, आपका कंपटीशन हाई होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपका कंपटीशन बढ़ेगा, आपका कंपटीशन इंक्रीज होगा, और आपका इसके लिए क्यों, और इसका असर क्या होगा, इसका असर होगा आपका कट ऑफ भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या कहना है, कट ऑफ बढ़ेगा ये सोच के तो आप एग्ज़ाम ना दोगे, ऐसा तो नहीं होगा, आपको तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक है, कट ऑफ इंक्रीज होगा, ये सोच के आप एग्ज़ाम तो ना दोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि कट ऑफ बढ़ेगा इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये 2 दिन में क्या करो, आप ये 2 दिन में आप मॉक दो, जितना भी ज़्यादा आपको हो सके मॉक दो, ताकि एग्ज़ाम का जो फियर चला है ना, एग्ज़ाम का जो आप जब एग्ज़ाम में बैठते हो तब जो फियर है वो आपसे दूर हट जाए, ठीक है, आपके पास कोई फियर नहीं हो, और आपका जो कॉन्फिडेंस है ये बूस्टअप हो जाए, ठीक है। इसलिए आप जितना भी ज़्यादा हो मॉक दो, जितना भी ज़्यादा आप मॉक दे सकते हो मॉक दो, और क्या करो, आप रिवीजन करो, ठीक है, रिवीजन करो, ताकि आपका जो रिवीजन करो, किन चीज़ों का रिवीजन आपको करना है, ठीक है, आपको किन चीज़ों का रिवीजन करना है। अगर आप मान लो आपको रिवीजन करना है, तो बहुत लोग बोलेंगे क्लर्क में प्री में किसका रिवीजन करें, मेंस में तो जीके का रिवीजन करना है, ठीक है, लेकिन प्री में आपको किसका रिवीजन करना है, आपको इंग्लिश में जो चीज़ का रिवीजन करना है आपको वो करना है वोकाब, ठीक है, वोकाबुलरी का रिवीजन आपको करना है, ठीक है। वोकाबुलरी, जितना भी वोकाबुलरी आपने अभी तक पढ़ा है, आपने नोटबुक पे आपने नोट किया है, वो सारे का रिवीजन करो, 2 से 3 टाइम्स आप उसका रिवीजन करो, ताकि आपका उसमें अगर कोई भी वोकाबुलरी आए वो आपसे मिस ना हो, जो आपने पढ़ा था वो आपसे कोई किसी भी पॉसिबिलिटी में वो आपसे मिस ना हो। और आपको रीजनिंग में क्या करना है, ठीक है, आपको रीजनिंग में क्या करना है, आप जो रीजनिंग में जितने भी पजल बनाए हो वो पजल को आपका जो क्या करना है, आपको चेक करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, चेक करना है। कैसे, आपने जितना वही नोटबुक था आपका, जो भी नोटबुक था, इधर आपने पजल बनाया, ऐसे सर्कल बनाया, ऐसे अपने स्क्वायर का बनाया, ऐसे अपने अगर स्ट्रेट लाइन का बनाया, ऐसे सिंगल रो का बनाया, ऐसे बनाया, वो आपको जस्ट पेज
पन्ना पलट पलट के आप रिवीजन करो, आप देखो ये पजल ऐसे हुआ था, ऐसे पजल हुआ था। और जो आपका है ना, और जो आपका जो कॉन्फ्यूजिंग वर्ड्स रहता है, जैसे टू सीट्स लेटर ऐसे रहता है ना, टू प्लेसेस अबाब ऐसे रहता है ना, टू प्लेसेस अबाब, ऐसे टू प्लेसेस अवे, ऐसे जो आपका जो कॉन्फ्यूजिंग वर्ड्स रहता है, इसको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आपको देखना है कि इस पे क्या हुआ था, इस पे क्या हुआ था, कॉन्फ्यूजन वर्ड्स, यही आपका पजल आपका, अगर ये आपका क्लियर है कॉन्फ्यूजिंग वर्ड्स वाला, तो आपका पजल आसानी से आप एग्जाम में क्रैक कर सको। और आपको क्वांट में क्या करना है, मैं आपसे एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी आज ही लाऊंगा आपके लिए। आपको क्वांट में क्या करना है, आपको क्वांट में क्या करना है, जो आपका एरिथमेटिक है, आपका जो एरिथमेटिक है उसका जो भी फॉर्मूला है उसको आप रिवीजन करो। जो भी एरिथमेटिक का फॉर्मूला है उसको आप रिवीजन करो, ताकि आपको आसानी से आपका जब एरिथमेटिक आएगा, आप मान लो ये आपका 10 मार्क्स तो आएगा, ये आएगा एरिथमेटिक, ठीक है। अब ये देख लो, जैसे आपने देखा था कि आपका जो RRBPO था, RRBPO क्लर्क में आपका जैसे एरिथमेटिक आया था, ऐसे आपका मान लो 10 मार्क्स के आसपास आपका एरिथमेटिक आएगा। और आपको क्या करना है, ये देखो कट ऑफ एग्जाम के बाद, एक बात दोबारा सुन लो, एक बार मैं पहले बोल दूं, आप एग्जाम के बाद कट ऑफ मत करो, ठीक है। एग्जाम के बाद कट ऑफ मत करो, एग्जाम से पहले आप कट ऑफ करके जाओ। एग्जाम के पहले कट ऑफ करो, ठीक है। एग्जाम के बाद में कट ऑफ नहीं करोगे, एग्जाम के बाद में कट ऑफ नहीं करोगे, आप क्या करोगे, एग्जाम के पहले कट ऑफ करोगे, ठीक है। एग्जाम है, इसके पहले आप कट ऑफ करोगे। एग्जाम के पहले सोच के जाओ कि आपको 80 प्लस तो करना है, ऐसा नहीं कि आप 90 प्लस कर सकते, तो आप इसके बारे में आपको नर्वस हो गया, आपका 80 प्लस 70 अटेम्प्ट रहेगा, ऐसा नहीं। आपका अगर अटेम्प्ट 70 है तो आपको उसके 80 तक लेके जाना है, ठीक है, 80 प्लस के तक लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आपका कट ऑफ अटेम्प्ट 90 प्लस है, आप नर्वस हो गए और आपका अटेम्प्ट जो है 80 रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आपको ऐसा करना है, आपका कट ऑफ 70 है, उसको आपको 80 तक लेके जाना है। और ये आपको कैसे लेके जाना है, वन इज़ द बेस्ट मेथड इज रिवीजन, ठीक है। आपको रिवीजन करना है, जितना भी चाहो आप रिवीजन करो। आज आपके पास कल है, जिन लोगों का 12 का एग्ज़ाम है उनके पास तो एक हफ्ते का टाइम और ज़्यादा है। आप जितना भी ज़्यादा कर सको रिवीजन करो। इंग्लिश में वोकेबुलरी का रिवीजन करो, रीजनिंग में पजल का रिवीजन करो, क्वांट में एरिथमेटिक का जो भी फॉर्मूलाज है उसका रिवीजन करो। और जो आपका स्पीड मैथ्स है ना, उसका रिवीजन आप मत करो। अब आपको स्पीड मैथ्स नहीं करना है, बस आप ये करो कि एग्ज़ाम में आप जब जाओगे, एग्ज़ाम देने जब जाओगे, उसके पहले आप क्या करो, आपका जो भी था, आपको जो भी था, आपका टेबल था आपका, जब 1 to 25 का आपने टेबल अपने पढ़ा होगा इतने दिनों में, टेबल था आपका, जो स्क्वायर था, ठीक है, आपका जो स्क्वायर था 1 to 20, आपको 1 to 25 का जो स्क्वायर, और जो स्क्वायर के टेक्निक्स होते, फास्ट कैलकुलेशन के टेक्निक, और आपका जो क्यूब है, क्यूब आपका कितने तक, 1 से 15 तक आप याद करो, बस चला जाएगा आपका 1 से 15 तक, ठीक है। अगर आपका नसीब उतना ही ख़राब होता है तो 15 से ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं आने का चांसेस नहीं है, बहुत ही कम है, ठीक है। आपको क्या करना है, टेबल और स्क्वायर और क्यूब, टेबल स्क्वायर 125 तक क्यूब, इसको आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के पहले रात में, जो आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे 4 तारीख को, अब 4 तारीख को रात में देखोगे ये, ठीक है। 4 तारीख को रात में देखोगे, कब देखोगे, आपने जब सोओगे आप एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम तो सुबह भी हो सकता है, उसके सेकेंड शिफ्ट में भी हो सकता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में भी हो सकता है। आप क्या करोगे, आप जाओगे ना, जब आप 10 PM पे आप देखोगे ये सब आप क्या करोगे 4 तारीख को, अब ये क्या करोगे 4 तारीख को 10 PM पे देखोगे, 10 PM पे आप ये इसको देख के सो जाओगे, ठीक है। आपको एक स्लीप बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के जाने के पहले, क्योंकि ना एंजाइटी ना हो और आप नर्वस ना हो, जितना भी आपको आता है आप वो सारे करके आओ, ठीक है। आप 10 PM पे ये देख के जाओगे, ठीक है। 4 तारीख को, 4 दिसंबर को आप 10 PM पे ये देख के जाओगे, ठीक है। आपको ये करना है, ठीक है। 4 तारीख को 10 PM पे आपको ये सब देख के जाना है, ताकि आपको ये सब याद रहे, ठीक है। 4 तारीख को आपको 10 PM पे ये सब देख के जाना है, ताकि आपके दिमाग में ये रहे
और आपको क्या करना है, इन दोनों 2 दिनों में 4 तारीख को, आज रात भी आप ये सब रिवीजन करो। ऐसा नहीं आज रात जल्दी सो गए, आप बस थोड़ा लेट करके भी सो सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका पास अगर 5 को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, अगर आपने मैंने 5 कहीं पे लिखा है, आप अगर बाद में लिख देता तो बाद में लिख दूँ, पहले लिख देता हूँ, ठीक है, पहले लिख दूँ। आपका अगर 5 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका अगर 5 तारीख को एग्ज़ाम है, 5 और 12 को एग्ज़ाम है ना, इन 2 दिनों में एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अगर आप ये देखो कि अगर आपका 5 को एग्ज़ाम है तो आपके पास क्या है, सिर्फ 4 तारीख है और 5 तारीख है, ठीक है, 4 तारीख है, बस आज का रात है, 3 तारीख का रात है और 5 तारीख है, ठीक है, 5 तारीख है और 3 तारीख का रात है। तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, जितने भी ज़्यादा पढ़ो आप रिवीजन करो, इसका 2-3 टाइम्स आप पजल को एक बार चेक कर लो, सारे पजल को, कॉन्फ्यूजिंग वर्ड्स, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आपका एग्जाम में पजल, अगर आपका अब मान लो आपका शिफ्ट में पजल टफ आ गया तो आप पजल को करके आओगे। और आपको जो करना है एग्जाम में, जो क्वांट का जो है, क्वांट पार्ट में आपको एरिथमेटिक का फॉर्मूला जो भी है आपको रिवीजन करना है, उसके साथ क्या करना है, टेबल, स्क्वायर और क्यूब आपको रिवीजन करना है, ठीक है। बस अब ये करते रहो और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और आप ये आपको दिमाग में एक बात, ये नहीं कि आपका दिमाग, ऐसा नहीं कि आपको 80, लेकिन आप ये आपको सोच के जाना है, आपको 80 प्लस करके आना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 80 प्लस करके आया, अगर नहीं बनता है तो आप एग्ज़ाम में ही नर्वस हो गए, तो ऐसा नहीं, आप जितना कर सो करके आओगे, लेकिन आप ये अभी सोच लो आपको 80 प्लस करके आना है, एग्ज़ाम में ये नहीं सोचोगे, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में ऐसा सोचोगे 80 प्लस करना है, वो आपका क्या होकर जाएगा, आपका जो एबिलिटी हो वो डाउन हो जाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम खराब हो जाएगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम के पहले सोच के जाओ, ये मैंने कैसे बोला, एग्ज़ाम के पहले सोच के जाओ, एग्ज़ाम के बाद में ना सोचना है कट ऑफ के बारे में। और कट ऑफ तो बढ़ेगा, ये एक कॉमन है, ये जो भी बहुत 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको समझ आएगा कि कट ऑफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको टेंशन एग्जाम के पहले लेना है। एग्जाम के पहले कैसे लोगे, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, इंग्लिश में वोकेबुलरी, रीजनिंग में पजल, क्वांट में अरिथमेटिक के फॉर्मूला, ठीक है, क्वांट में अरिथमेटिक के फॉर्मूला, एग्जाम और रीजनिंग में पजल प्लस कॉन्फ्यूजिंग वर्ड्स, ठीक है, पजल प्लस कॉन्फ्यूजिंग वर्ड्स, और इंग्लिश में वोकेबुलरी बस देख के जाओ, आपका एग्जाम अच्छा होगा, ठीक है। तो मैंने अब सभी को कह दिया कि मैं जो भी कहना चाहता था ये सबको, ये सब अभी को आप सभी को मैंने बोल दिया, ठीक है। अब बस एग्ज़ाम के अच्छे से एग्ज़ाम दो और क्या, ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे से एग्ज़ाम दो और क्या, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रैटेजी भी एग्ज़ाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी आपको लाऊंगा। बट बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम। अगर आपने नेक्स्ट वीडियो ना देखा तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। सिलेक्शन डे, ठीक है, वो क्या है, आपका सिलेक्शन डे है। सिलेक्शन डे कौन सा है, 5/12/2020। ये आप मान लो कि आपका 5/12/2020 ये आपका सिलेक्शन डे है, ठीक है। नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज़ तो आपने देखा ही होगा, सिलेक्शन डे, क्रिकेट पे जो आया था, ठीक है। आपका ये क्या है, सिलेक्शन डे है, ठीक है। अब अच्छे से एग्ज़ाम दो और वो आपका क्या है, सिलेक्शन डे है, ये मान लो आप आपका सिलेक्शन डे है। किनका होता है ये नहीं आपको सोचना, आपका होगा ही, ठीक है, ये बात आप मान लो। और आप जो है एग्ज़ाम में कट ऑफ मत करना, एग्ज़ाम जब आप देने बैठोगे तो आप कट ऑफ मत करना, ताकि आपका एग्ज़ाम का जो आपका जो एबिलिटी है वो डाउन ना हो जाए, ठीक है। ये कट ऑफ ना करना एग्ज़ाम के टाइम पे। अभी सोच के जाओ कट ऑफ 80 रहेगा, आपको 80 प्लस अटेम्प्ट करके आना होगा, अभी सोच के जाओ। आज सोचो, कल सोचो, लेकिन 5 तारीख को आपको नहीं सोचना, ठीक है। 5 तारीख को ये आपको नहीं सोचना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एग्ज़ाम के जो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी ये भी मैं लाऊंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, और अगर आपका कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव है जो एग्ज़ाम दे रहा है उसके साथ शेयर भी कर सकते हो। और एग्ज़ाम का जो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी है वो मैं लाऊंगा, आज ही लाऊंगा, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।